Hello and namaste. Welcome to An Academy. मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर फॉर क्लैट पीजी 2024। अगर आप टॉप एनएलयू से एलएलएम करना चाहते हो या किसी पीएसयू और जैक को ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्लैट पीजी का एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप भी इस ईयर क्लैट पीजी 2024 के एग्जाम को देना चाहते हो या अगर आप देने की सोच रहे हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी क्लैट पीजी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको टाइम टू टाइम क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लैट पीजी के सिलेबस की बात करें तो इसे ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड इज बिजनेस लॉ एंड थर्ड इज क्रिमिनल लॉ। ये मैं ब्रॉड कैटेगरीज की बात करी, वैसे इसके अंदर बहुत सारे सब लॉज, सब एक्ट्स और लेजिस्लेशंस आते हैं, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो क्लैट पीजी का जो सिलेबस है इन्हें हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बिजनेस लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। इन तीनों ही पार्ट में से बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंस मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है तो आपको ये पता होगा कि बिजनेस लॉ पूरे पेपर में 25 से 30% का जो वेटेज है वो कैरी करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि बिजनेस लॉ क्लैट पीजी के पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्लैट पीजी में एग्जैक्टली बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आपको क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से एक्ट्स और रेगुलेशंस जो है वो कवर होते हैं और कहां से, किस तरह से हम अपने बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं टू ऑब्टेन 100% मार्क्स इन आवर बिजनेस लॉ कैटेगरी। बिजनेस लॉ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी लॉ से 10 क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट वो पूछे जाते हैं। हमें पता है कि टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं क्लैट पीजी में एमसीक्यू बेस्ड, उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके कंपनी लॉ के पूछे जाते हैं। ये मैं एवरेज बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 12 क्वेश्चंस मोर और लेस होते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस लॉ के अदर सब्जेक्ट हैं उनमें से मोस्ट प्रोबेबली 8 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज द सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन कि किस सब्जेक्ट में कितना से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर लॉज और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से कितने पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बिजनेस लॉ का एक स्पेसिफिक ओवर आउटलाइन कि बिजनेस लॉ किस लिए और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम को देना चाहते हो तो आप इस अन अकेडमी के अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 15 जून से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप P10 इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कि अगर आप 6 मंथ्स का ड्यूरेशन, 6 मंथ का जो कोर्स है वो परचेज करना चाहते हो तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होगा, ओनली एट दिस प्राइस। अगर 12 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो तो ये आपको इस प्राइस पर अवेलेबल होगा और 18 मंथ्स के प्लान के लिए भी आपको 8700 का जो है वो बेनिफिट सेविंग्स आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 17 जून तक ही वैलिड है, सो आप 17 जून के पहले इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो और आप इस कोड को अप्लाई करके इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। P10 आप इस कोड को अप्लाई करके इस 25% के ऑफर को अवेल कर सकते हो और क्लैट पीजी के अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। सो कमिंग बैक टू द बिजनेस लॉ पार्ट, बिजनेस लॉ बेसिकली इसे हम कमर्शियल लॉ भी कह सकते हैं या फिर ये मर्केंटाइल लॉ भी होता है, मतलब इसका जस्ट बेसिक दूसरा नाम है। बिजनेस लॉ को हम कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो बिजनेस लॉ में वो सभी लॉज और रेगुलेशंस आते हैं जो कि कमर्शियल मैटर से रिलेट करते हैं, जो कि दो लोगों, दो पर्सन के बीच में डील करता है किसी भी टाइप के कमर्शियल मैटर को। तो वो सभी रूल्स, कन्वेंशन, अग्रीमेंट्स या फिर लेजिस्लेशन जो है वो बिजनेस लॉ की कैटेगरी में माना जाएगा। बिजनेस लॉ को ब्रॉडली हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कमर्शियल एंटिटीज जो भी है, जो लॉज के थ्रू बनती है, जैसे कि हमारी कंपनी, पार्टनरशिप, एजेंसी, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल एंटिटीज है जो कमर्शियल पर्पस के लिए ये कमर्शियल बॉडीज बनाई जाती है। सेकंड आता है हमारा रेगुलेशन का पार्ट कि इन कंपनीज को, इन ये जो कमर्शियल एंटिटीज है, किस तरह से अपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करेगी। तो इसके लिए आता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कवर होता था,
लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स हुए जिसमें से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को सेपरेट कर दिया गया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंगल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रह गया। तो बिजनेस लॉ यही कहता है कि इसमें दो चीजों पर हमें फोकस करना है। पहला, जो एंटिटीज बन रही है, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है, जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप, एजेंसी, ये एंटिटीज कैसे बन रही है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये किस तरह से काम कर रही है, कैसे बनती है, कैसे डिसॉल्व होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी प्रोसेस जो है वो बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आता है। सेकंड इज द रेगुलेशन पार्ट, कि किस तरह से ये जो कंपनीज है ये अपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकती है। तो उससे रिलेटेड सभी रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, नेगोशिएबल एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो इस तरह से ये रेगुलेशन वाला पार्ट है, इसमें ये सब चीजें आती है। तो बिजनेस लॉ दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला, एजेंसी कौन कौन सी है, सेकंड, वो एजेंसी किस तरह से काम करती है। तो हमें बिजनेस लॉ में इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है कि ये एंटिटीज है क्या क्या और ये किस तरह से काम करती है। अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो बिजनेस लॉ में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है, इसके अंडर हमारा सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिक्स ऑफ द एवरी लॉ। जैसे हमें पता होगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है 1872। आप इससे ही समझ सकते हो कि ये एक्ट कितना पुराना है। जितना पुराना है, क्यों है इतना पुराना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम से चली आ रही है। ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि बिजनेस जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो काफी पुरानी है। लोग बहुत टाइम से, एंशिएंट टाइम से इस प्रोसेस को, अग्रीमेंट वाले प्रोसेस को, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, समझ लो ये इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों के टाइम का ये रूल है। तो बेसिक ये इंग्लैंड रूल पर ही बेस करता है, बट ये सबसे पुराना लेजिस्लेशन है हमारे, जो इंडिया के लेजिस्लेशन है, लॉज है, तो इनमें बहुत पुराना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इसे समझ सकते हो कि ये कितना पुराना है, और बिजनेस की इंपॉर्टेंस आप इसे समझ सकते हो कि कितने पुराने टाइम से। बाकी और चीजें तो बाद में बनी, मैरिज एक्ट बना 1955 में, कंपनीज एक्ट 56 में बना। तो इस तरह से ये जो बाकी एक्ट है वो काफी बाद में बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा बहुत पहले बन गया था, जिसके बेसिस पर ही सारे जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो है वो इसके बेसिस पर ही कॉन्डक्ट होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है हमारे बिजनेस लॉ का, वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ वैसे तो बना था 1956 में ही, लेकिन एज वी नो बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं लॉज में टाइम टू टाइम। तो 2013 वाला एक्ट हमें बेसिकली पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बता दूं बिजनेस लॉ में, कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो फिक्स्ड नहीं है, ये रिजिड लॉ नहीं है। ये बिजनेस, हमने पहले ही बताया कि ये हम डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों को ना डील कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी को, पार्टनरशिप एक्ट को, नेगोशिएबल एक्ट को। ये बिजनेस, जो भी बिजनेस एंटिटीज है, वो डे टू डे लाइफ में इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस कर रही है एवरीडे। तो जब हम किसी भी चीज को एवरीडे यूज कर रहे हैं, तो क्या होती है, डेली हमारे सामने न्यू चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। रोज हमारे ई कॉमर्स जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी न्यू चेंजेस हमारे बिजनेस करने के तरीके में जो है वो आ रही है। तो जैसे जैसे हम न्यू तरीकों को अपना रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी न्यू आ रही है, तो न्यू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी न्यू होगा। इस वजह से बिजनेस लॉ एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, न्यू रेगुलेशंस जो है वो इसमें आते रहते हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो एक कंटिन्यूइंग पार्ट है, एक बार लॉ बन के खत्म हो गया ऐसा नहीं है। बिजनेस लॉ एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स और रेगुलेशन टाइम टू टाइम अपडेटेड होते रहते हैं। सो इसलिए हमें हर एक चीज को, पुरानी चीज को और नई चीज को, दोनों को कंपेयर करके ध्यान से डिटेल में सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी होगी, हमें कवर करनी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट जो है बिजनेस लॉ में, वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। जैसे कि हमने बताया कि ये पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट था, लेकिन फिर इसे सेपरेट कर दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट को भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी। Then the important act under the business law category is the Negotiable Instrument Act. After that, Consumer Protection Act, Specific Relief Act, Motor Vehicles Act, and Transfer of Property Act. So these are the subjects that we will be covering under the category of business law. बिजनेस लॉ में हम इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इनके डिटेलिंग में इन सभी चीजों को समझेंगे। तो सिलेबस, आई थिंक सिलेबस पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस लॉ में एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें कवर करती है और हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ।
जैसे कि हमने बताया कि हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। हम अननेसेसरी बेकार की चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी नॉलेज के पर्पज से इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए ही हम अपनी प्रिपरेशन को उन एरियाज तक जो है रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनके पैटर्न को देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कुछ चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, इसकी वैलिडिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंश्योरेंस गारंटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। These are the basic important topics। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इन्हीं पढ़ना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। वैसे क्लैट पीजी का जो एग्जाम सिलेबस हमने देखा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात अगर करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमें इन टॉपिक्स पर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। बेसिक जो है कॉन्ट्रैक्ट का उनको हमें डिटेल में समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, इंश्योरेंस गारंटी होता क्या है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन बेसिक टर्म्स को समझना कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमारे लिए जरूरी है। सिमिलरली अगर हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस लॉ का, जैसे हमने पहले भी बताया है। इसमें से नहीं भी तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके कंपनी लॉ के पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी लॉ में कुछ किन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है वो है हमारा मीनिंग, बेसिक लॉ। सबसे पहले हम बेसिक लॉ की बात करते हैं क्योंकि क्लैट पीजी यही करता है। क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो इसी पैटर्न पर बेस करता है कि क्या आपको बेसिक्स नॉलेज है लॉ के बारे में पता है, उसके बाद ये चेक करता है कि आप लीगली कितने अवेयर हो और आपकी माइंड लीगल क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है। तो इसके लिए आपको बेसिक लॉज को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कंपनी लॉ के बेसिक लॉज को समझेंगे कि इनका मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सोलोमन का केस, ये कितना इंपॉर्टेंट केस है कंपनी लॉ में, ये तो आपने अभी तक अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में देख ही लिया होगा। कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। कितने टाइप की कंपनीज होती है, कंपनीज एक्ट के अंडर जो कंपनीज है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, डायरेक्टर्स क्या है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जो कंपनी लॉ के बहुत सारे डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, फिर कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज कैसे होती है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको तो आप अच्छे से रेड या ग्रीन से मार्क कर दो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द कंपनी लॉ। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से ये कंपनीज पर अप्लाई होती है, कौन कौन सी कंपनीज जो है उनके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आई है और वो किस तरह से उनको कंपेल कर रहे हैं, किस तरह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द ट्राइब्यूनल्स। कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर बनाए गए, दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एंड नेक्स्ट वी हैव NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, तो दीज टू ट्राइब्यूनल्स जो है वो कंपनी लॉ के मैटर्स को एंटरटेन करती है। पहले के टाइम पे सभी जो भी डिस्प्यूट से कंपनी लॉ से रिलेटेड वो हाई कोर्ट में सुने जाते थे। अब जैसे जैसे कंपनीज का इनॉग्रेशन बढ़ रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया कि डेवलपिंग कंट्री है ना, टाइम टू टाइम न्यू चेंजेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा कंपनीज की फॉर्मेशन हो रही है, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो इस वजह से कंपनीज का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। फॉर्मेशन ज्यादा होने से जो डिस्प्यूट्स थे वो भी ज्यादा रेज होने लग गए। तो हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया इन चीजों को डील करने के लिए, इसलिए एक सेपरेट एजेंसी ही बना दी गई कंपनी से रिलेटेड मैटर्स के लिए, अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया गया ताकि ये जो केसेस है इनकी स्पीडी रिकवरी हो सके ना, स्पीडी वे में इन केसेस को सुना जा सके और इनका सोल्यूशन जो है वो स्पीडी वे में निकल जाए। क्योंकि कंपनी की हम बात करें, अगर एक कोई मैटर किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग है साल 2 साल के लिए, तो जब तक वो केस सॉल्व नहीं, तब तक कंपनी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। कंपनी उस केस
के पेंडिंग की होने की वजह से अपने बिजनेस को आगे कंडक्ट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से कंपनी को बहुत लॉस होने लग जाता। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी और एनसीएलएटी अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया गया, जिसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन्हें यहाँ पर ही सॉल्व किया जाने लगा। इसके बाद यानी कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो इनके ऑर्डर से, देन यू आर एलिजिबल टू गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो माइनर मैटर्स हैं वो इन्हीं ट्राइब्यूनल्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ कंपनी लॉ की कंपनी लॉ में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस लॉ की जो तैयारी है उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रीड विद द बेयर एक्ट। सबसे पहले हमने सिलेबस में जितने भी लॉज पढ़े हैं उन सबके बेयर एक्ट्स को हमें देखना है। बेयर एक्ट्स पढ़ने से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। हमें बेसिक एरियाज ऑफ लॉ के बारे में पता चल जाएगा, जैसे उनका एनफोर्समेंट ईयर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये सब हमें बेयर एक्ट को देखने से, ये हमारा बेसिक जो पार्ट है किसी भी एक्ट का, लेजिस्लेशन का, वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक लॉज के लिए हमें बेयर एक्ट का पढ़ना जरूरी है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि हमने अभी यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखा ना, दिस वन, ये जो हमने अपने सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स देखे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, then we have the consumer protection act, specific relief act, mv act, motor vehicles act and the transfer of property act. इन सब के बेयर एक्ट को सबसे पहले हमें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेज योर टाइम। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ अच्छी है और कौन से सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कमजोर है। यानी आप अपने स्ट्रेंथ, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को डिफरेंशिएट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जहां पर आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो आप अपने इस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर बना सकते हो, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ के आप अपनी पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करिए, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट जो है सेट कर सकते हो कि किन सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और आपके कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो वीकर सेक्शन में आते हैं और उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखें, एनालाइज करें। इसी से हमें एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और थीम जो है वो पता चलेगा। अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना है। आपको पता है क्लैट पीजी का जो एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है, वो पैसेज बेस्ड होता है। एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं। टाइम बाउंडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लैट पीजी के एग्जाम में। अगर माइंड इट, अगर आपकी रीडिंग और थिंकिंग स्पीड जो है वो अच्छी नहीं है तो अदरवाइज इट्स नॉट टफ, आप आराम से 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, एट द मोमेंट जो लीगल प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सही होनी चाहिए। तो उस चीज को आप मॉक टेस्ट के थ्रू तो डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज थर्ड इज कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाओ। आप अगर क्वेश्चन, बड़े बड़े पैसेजेस भी होते हैं, डिपेंड करता है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है, पेपर का जो पैटर्न है ना वो हर बार चेंज होता रहता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 10 पैसेज पूछे जाएंगे, 20 पैसेज पूछे जाएंगे, 12 पैसेज पूछे जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा पैसेज पूछे जा रहे हैं तो पैसेज की जो लेंथ है वो तो कम होगी, लेकिन अगर कम पैसेजेस पूछे जा रहे हैं ना, 120 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने के लिए और सपोज आपको सिर्फ जो है 10 ही पैसेज पूछा गया है, यानी एक पैसेज से 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको देखना है कि जो पैसेज की लेंथ है वो ऐसे में बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर 6 ही पैसेज दिए गए हो, सॉरी, अगर 6 क्वेश्चन आ रहे एक पैसेज से आपके पास, तो आपके पास 20 पैसेजेस हो जाते हैं। तो जब पैसेज ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली जो पैसेज है वो छोटे छोटे होंगे, तो उन छोटे पैसेजेस को रीड करेंगे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और वो थोड़ा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है और इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लक कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कितने पैराज वाला आने वाला है। जैसे पैरा ज्यादा होते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी ज्यादा ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा एरियाज को ये कवर करेगा हर पैसेज।
तो ये सब ट्रिकी पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के टाइम पर ध्यान देना है। तो रीडिंग स्पीड को अगर आप बढ़ा लोगे तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा उस आंसर्स को सॉल्व करने, उस टाइम को आप बचा करके क्वेश्चन को रीड करने और उसको आंसर करने में अपना टाइम को जो है वो यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चंस को टाइमर लगाकर रीड करना है, इस तरह से आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप टाइमर लगा दो और एक आर्टिकल पढ़ो, उसमें देखो कि उस आर्टिकल को पढ़ने और समझने में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडरस्टैंड करना है आपको। सिर्फ रीड करना नहीं कि दर 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 करके रीड कर लिया, आपको वो पैसेज समझ में भी आना चाहिए, है ना। जब आप पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप पैसेज का आंसर कैसे दोगे। तो टाइमर लगाकर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहला, आप कितने टाइम पर उस पैसेज को रीड कर रहे हो, समझने के साथ आपको समझने में कितना टाइम लग रहा है। इस तरह से आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी इस रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो और ये जो टाइम वेस्ट होता है पैसेजेस को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में, वहां पर आप अपने इस पॉइंट को प्लस पॉइंट में बना सकते हो रीडिंग स्पीड बढ़ा करके। नेक्स्ट हम आते हैं मेजर अमेंडमेंट्स पे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो बिजनेस लॉ एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एवरी टाइम अमेंडमेंट जो है वो टाइम टू टाइम मेजर लॉज पर होते रहते हैं। तो किसी भी अमेंडमेंट पर मेजर अमेंडमेंट्स हमसे मिस नहीं होना चाहिए। जितने भी न्यू रूल्स आ रहे हैं, बाईलॉज हो रहे हैं, लेजिस्लेशन जो भी आ रहे हैं, उन सब से हमें अपडेटेड रहना है। और सभी अमेंडमेंट्स को, जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हो रहे हैं ना, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्लैट पीजी में करंट जो टॉपिक्स है उन पर ही ज्यादा करके पैसेज पूछे जाते हैं। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं तो उन्हें हमें मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है और उनको अच्छे से समझना है। मैं बार बार समझने पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि क्लैट पीजी एग्जाम रट्टा मार बेसिस पर नहीं आता है कि आप किसी पैसेज को रट लो और किसी आंसर को रट लो और आप आंसर दे दो, ये ऐसा होता ही नहीं है। तो आपको समझना जरूरी है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी न्यू अमेंडमेंट लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों अमेंडमेंट ये बनाया गया, इससे किसका बेनिफिट हो रहा है, किस इशू को सॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट आया, तो ये सब चीजें अगर आप समझ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अगर एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछे जाएंगे तो आप उसको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको अगर आप मैटर्स को, अमेंडमेंट्स को, टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कीप ट्रैक ऑन द कंटेम्पररी मैटर्स। जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई बिग मर्जर हुआ है, कोई न्यू एक्विजिशन हुआ है, इन सब से आपको अपडेटेड रहना है। कोई भी न्यू रूल्स और रेगुलेशंस अगर आए हैं कंट्री में रिगार्डिंग मर्जर और एक्विजिशन, तो उनसे आपको अपडेटेड रहना है। ध्यान में हमेशा ये बात रखनी है कि करंट लीगल टॉपिक से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो पुराने लॉज को पढ़ना ही है, जो हमारे एक्ट में है, बेयर एक्ट में मेंशन है, उन लॉज को तो हमें पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं, कोई न्यू फ्रॉड या लायबिलिटी डिटेक्ट हुई है कंपनीज की, उनके डायरेक्टर्स की, उनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। एनआई एक्ट से रिलेटेड जो भी न्यू लॉज है, पुराने लॉज है, न्यू लॉज है, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी एजेंट, डायरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे रिलेटेड अगर कोई मेजर मेजर अमेंडमेंट्स, लॉज, केस लॉज, अगर इस टाइप की कोई भी चीजें हैं तो आपको उनके साथ अपडेटेड रहना है, इन्हें मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। टाइम टू टाइम बिजनेस लॉ से रिलेटेड सभी अमेंडमेंट्स को ट्रैक करते रहना है। अब हम आते हैं केस लॉज पे। केस लॉज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट जो पैसेज है वो केस लॉज बेस्ड ही होते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट केस का जजमेंट से एक पैराग्राफ उठा करके आपको एग्जाम में दे दिया जाता है और फिर उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने होते हैं। तो किन टाइप के केस लॉज को हम बिजनेस लॉ में कवर करेंगे, वो है हमारे 3 टाइप के जजमेंट्स को, ठीक है। पहला तो है रिसेंट जजमेंट्स। जितने भी रिसेंट जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट मैटर्स पर, उन सबको हमें पढ़ना है। सेकंड, जो लैंडमार्क जजमेंट है, किसी टॉपिक से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उन पर भी हमें फोकस करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हम आते हैं प्रीवियस ईयर जजमेंट पर। जब हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें जिन जिन टॉपिक्स को, जिन जिन जजमेंट्स को उसमें कवर किया गया है, उनसे भी हमें अपडेटेड रहना है। सी, रिपीटेड क्वेश्चन पेपर्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाओगे तो सेम पैसेज, सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के जजमेंट्स को पढ़ते हो, उसके रेफरेंसेस को पढ़ते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम जजमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वैसे जो ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको दुनिया भर के जजमेंट्स मिल जाएंगे। तो क्या हमें सभी कुछ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जजमेंट हमारे लिए रेलेवेंट है।
अब हम इस टर्म पर आते हैं, रिलेवेंट टर्म पर। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा केस लॉ, कौन सा जजमेंट रिलेवेंट है, तो हमें सिर्फ रिलेवेंट जजमेंट्स को ही पढ़ना है। तो रिलेवेंट जजमेंट्स जो भी है उन्हें समझने के लिए प्रीवियस ईयर के जजमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा केस लॉ का पैटर्न। अब हम आते हैं कि केस लॉ को हम पढ़े किस तरह से। केस लॉज की आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनानी चाहिए, जहां पर आप केस लॉज को रीड करने के बाद में उनके इश्यूज और फैक्ट्स को नोट डाउन करोगे इन वेरी, मतलब बेसिकली आपको हर केस लॉ की सिनॉप्सिस बनानी है बिजनेस लॉ से रिलेटेड। जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन सबका आप अलग से कोट एक रजिस्टर बना लो, केस लॉ रजिस्टर, जिसमें आप पहले केस का नाम लिखो। ओके, फर्स्ट राइट डाउन द नेम, देन राइट डाउन द ईयर, उसके बाद आप उस केस के इश्यूज और फैक्ट्स को लिख सकते हो। देन राइट डाउन वो कौन से लेजिस्लेशन से रिलेट करता है, कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, उसमें कौन कौन से जजमेंट्स को रेफर किया गया है। इस तरह से आप केस लॉ की सिनॉप्सिस बना सकते हो। ठीक है, एक कंक्लूजन लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर दो। इस तरह से आप केस लॉ की सिनॉप्सिस बना लो एक सेपरेट। हर एक्ट से रिलेटेड जो है सारे केस लॉज एक जगह पर आप कंपाइल करके रख लो, हाईलाइटेड करके लिखो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, क्योंकि सब्जेक्टिव तो हमें आंसर करने नहीं है कि ब्रीफली आप लेंथी वे में सारी चीजें डिटेल में लिखो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इश्यूज और फैक्ट्स को लिखना है। आर्टिकल लिखिए, एक्ट का नाम लिखिए और जजमेंट में क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आया जजमेंट का सिर्फ वो लिखिए, सो दैट क्योंकि हमें एमसीक्यू को टाइप आंसर देने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्टर खोलोगे अपना, एक नजर डालोगे, आपको वो सारा केस लॉ जो है वो एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बिजनेस लॉ के लिए। अगर आपको बिजनेस लॉ में कंप्लीट मार्क्स जो है टोटल 30% जो इसकी एरिया है उसको कवर करना है, तो केस लॉ को आप बिल्कुल इस तरह से ही प्रिपेयर करेंगे, तो आपका कोई भी केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिस आउट नहीं होगा। ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, ये केस लॉ का जो रजिस्टर आप बनाओगे ना, ये आगे आगे तक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो जब आप अभी पढ़ ही रहे हो तो इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से पढ़ो कि आगे भी ये चीजें आपके काम में आए। इस तरह से आप केस लॉ का रजिस्टर बना सकते हो हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा तो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ट्राई करें कि 40 to 50 जजमेंट्स जो है वो आप जरूर नोट डाउन करें। इन टोटल की बात हो रही, 40 to 50 जजमेंट्स आप इन टोटल जरूर नोट डाउन करके रखें हर एक पार्ट से। अब हमें क्या नहीं करना है ये तो हमने देख लिया कि बिजनेस लॉ की तैयारी हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और किन किन चीजों को कवर कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। हमें किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं करना है। जो भी कॉन्टेम्पररी जजमेंट्स हैं उन्हें स्किप नहीं करना है। एपेक्स कोड या फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेट लॉ के, बिजनेस लॉ के जो भी केस लॉज हैं उन्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि रिसेंट के ही जो केस लॉज है वो इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार बताया है, इसीलिए अपडेटेड रहना है और इन्हें मिस आउट नहीं करना है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसे अंडरस्टैंड करो। जब आप जजमेंट पढ़ रहे हो तो उसको थॉरली अंडरस्टैंड करो। केस लॉ इतने सारे हैं, अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, बिजनेस लॉ है, एड लॉ है, टॉर्ट लॉ है, बहुत सारे लॉज है, सब में केस लॉज है। तो क्या आप इट इज मतलब कैसे पॉसिबल कि आप सारे केस लॉ को एक साथ याद रख पाओ या आपको याद रहे। तो ये याद रखने का ट्रिक यही है कि समझो उन चीजों को, डोंट मग अप, समझो। जैसे आप केस के मैटर्स को समझोगे ना, समझने से वो चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी, वो आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ेगा उन चीज को याद रखने के लिए। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो तो माइंड में वो पिक्चर वाइज जो है वो सेट हो जाती है, पिक्चर वाइज वो चीजें सेट हो जाती है और आपको याद रखने में ये बहुत हेल्प करता है। इसलिए चीजों को ट्राई करो। ट्राई क्या करना है, यही करना है कि अंडरस्टैंड करना है, मगअप नहीं करना है। ठीक है, जजमेंट्स को समझना है, उसके बाद सिनॉप्सिस बनानी है। तो जैसे आप जजमेंट को समझ लोगे कि क्या इश्यूज थे, किन इश्यूज को सॉल्व किया गया, कौन से एक्ट्स और रेगुलेशंस को उस केस लॉ में अप्लाई किया गया था, तो इस तरह से अगर समझकर आप केस लॉ को पढ़ते हो तो वो आपको जरूर याद रहेगी। आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ेगा इन केस लॉज को याद रखने के लिए। अगर आप 50 से 60% मार्क्स बिजनेस लॉ में सिक्योर करना चाहते हो तो आप इन चीजों को जरूर देखो। कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल लॉ और इंटरप्रिटेशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड आईपीआर। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को करते हो ओवरऑल
तो आपका क्लैट के एग्जाम में 50 to 60% मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, अपने टारगेट्स को सेट करना है और क्विकली सभी चीजों को रिवाइज कर लेना है, सिलेबस को रिवाइज कर लेना है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, टारगेट सेट करना है, रिवीजन पर ध्यान देना है और मॉक टेस्ट देते रहने हैं। मॉक टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो हम अनअकैडमी पे आप इस कोर्स को अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्लैट पीजी में अपने मार्क्स को सिक्योर करने के लिए, क्लैट पीजी में अपने सीट को, एनएलयूज में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। ये जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं प्रियंका सिंह आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगी। मेरी क्लास वीक में 3 डेज होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग विल बी 8 AM to 9 AM की मॉर्निंग की क्लास होगी। और अगर आप अभी T-Sync10 इस कोड को अप्लाई करते हो, यूज करते हो, तो आपको 25% का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल होगा। ये ऑफर सिर्फ 17 जून तक के लिए है। तो आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्लैट पीजी का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से आपको मिलेगा। इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। इसमें बहुत बेस्ट एजुकेटर्स है, डेली लाइव क्लास होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आपको हर क्लास का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और दिस इज द प्रीवियस प्राइस, ये आपका प्रीवियस प्राइस है 6, 12 और 18 मंथ का। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो। और अभी 17 जून तक ये ऑफर चल रही है, आप जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब करें और इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। Don't forget to use the code PSING10 PSINGH10 to use this offer, to avail this offer. Lastly, आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो Unacademy CLAT PG to stay updated regarding every information of CLAT PG. सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें, एनरोल करें, क्लैट पीजी एनएलयू में अपनी सीट को